Hello students, today we are starting case study questions, how to solve these questions, which type of questions are these. So these are the questions that you have to read. You have provided some information. आपको एक क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और आपको उसको पढ़कर कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो सॉल्व करना होते हैं. दीज आर द प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस. दैट्स वाई ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, यही केस स्टडी हैं और यही एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं. तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे और करेंगे आगे तो आपको क्लियर होता जाएगा. सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. केओको लिमिटेड इज़ मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट्स. एक कंपनी है केओको जो कि मैन्युफैक्चर करती है डिटर्जेंट्स. दे डिसाइड टू लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स. उन्होंने डिसाइड किया कि हर्बल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए जाएं. एज दे आर इन अ हरी दे हैव टेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑन एनिमल्स ओनली. जल्दी में उन्होंने जो प्रोडक्ट था वो किस पे टेस्ट कर दिया, एनिमल्स पे. द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग ऑन द पैकेज. और कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, अगर आपको पता हो तो. जब भी हम कोई पैकेट खोलते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो डेट्स होती हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो प्रोवाइड कराना नेसेसरी हैं, वो इस कंपनी ने मिस कर दिया. द मैनेजमेंट ऑल्सो प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू फैक्ट्री इन अ ट्राइबल एरिया वेयर द required products are easily available and the labor men, women and children are available for work at low wages in the absence of development opportunities and school. अब इन्होंने ये जो प्लान था मैनेजमेंट का, वो न्यू फैक्ट्री लॉन्च करने का सोचा. किस एरिया में, ट्राइबल एरिया में, जहाँ पर जो बैकवर्ड एरिया होता है वहाँ पर, जहाँ की और जो लेबर मैन और जो वुमेन उनकी ज़रूरत है उनको, तो वो लो वेजेस पे भी उनको मिल जाए, ऐसे एरिया में उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप करने की सोची. सो विच वैल्यूज़ डू यू फाइंड डिस्टर्बिंग इन द अबव पैरा. कौन सी वैल्यूज़ डिस्टर्ब हो रही हैं इधर. और विल द डिसीजन टू इंस्टॉल अ न्यू यूनिट इन अ ट्राइबल एरिया हेल्प सोसाइटी. क्या जो वो नया यूनिट सेटअप करने जा रहे हैं, क्या वो सोसाइटी को हेल्पफुल होगा. हाईलाइट द सोशल वैल्यूज़ इन्वॉल्व इन हिज डिसीजन. तो ये जो इनका सेटअप करने का, इंस्टॉल करने का न्यू यूनिट का जो डिसीजन है, क्या यहाँ पे कुछ सोशल वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, क्या वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर पा रहे हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. विच वैल्यूज़ डू यू फाइंड डिस्टर्बिंग इन द अबव पैरा. फर्स्ट तो हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो डिस्टर्ब हो रही हैं वैल्यूज़, वो ये है कि दे हैव टेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑन एनिमल, जो कि बैंड है. उन्होंने प्रोडक्ट को किस पे टेस्ट कर दिया, एनिमल्स पे. द टेस्टिंग ऑफ एनिमल इज़ बैंड. सेकेंड, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑन पैकेज इज वायलेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन. जो कंज्यूमर्स का राइट है कि उन्हें पता हो प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो पैकेज जो होता है उसके ऊपर पता होना चाहिए क्या क्या इन्फॉर्मेशंस होती हैं, एक ये वायलेट हो रहा है. तो दो वैल्यूज़ जो है वो वायलेट हो रही हैं. ना बेनिफिट क्या हो रहे हैं सोसाइटी को डिसीजन से. एक तो ये बेनिफिट हो रहा है कि ये जो यूनिट है वो ट्राइबल एरिया में स्टार्ट हो रहा है. सो कहीं ना कहीं सोसाइटी, वहाँ का जो एरिया है वो अपलिफ्ट होगा, ऊपर आएगा, डेवलपमेंट होगा. सेकेंड, सोशल वैल्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें. इक्विटी, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, उनको भी मौका मिल रहा है बराबरी से आगे बढ़ने का. दूसरा, वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं जो अभी यूज़ नहीं हो पा रही हैं, वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा उन रिसोर्सेज का. So I think this is clear. So this type of questions will come in your exam as a case study you have to solve in exam. So now next is Mr. Solution, who is an MBA, has been appointed at the post of General Manager in Saregama Limited. Mr. Solution जो है, जिन्होंने MBA किया हुआ है, वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं सारेगामा लिमिटेड कंपनी में. जस्ट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही टुक अ डिसीजन टू सेटअप अ केमिकल प्लांट नियर अ रेसिडेंशियल कॉलोनी. जैसे ही वो अपॉइंट हुए, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो केमिकल प्लांट कहाँ पे, एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में ओपन करेंगे, जहाँ सेटअप करेंगे, जहाँ पे लोग रहते हैं. द चूजन लोकेशन टू सेटअप द प्लांट वॉज फेवरेबल फॉर मैनी रीजन्स टू द कंपनी. ये जो उनका डिसीजन था वो किसके फेवर में था, कंपनी के. आफ्टर सम टाइम अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ चैरिटी बीइंग गिवन एनुअली टू एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वॉज विड्रॉन, गिविंग द जस्टिफिकेशन दैट इट वॉज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन द कंपनी. अब उन्होंने फिर एक डिसीजन लिया कि वो जो है चैरिटी बीइंग गिवन एनुअली टू एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटी देंगे इन इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को,
फिर उन्होंने ये विड्रॉ कर लिया डिसीजन को थोड़े टाइम बाद कि उन्हें लगा कि ये बर्डन है कंपनी पे। मोर इम्फेसिस वॉज गिवन, और फिर किस पे इम्फेसिस किया गया कि शेयर इशू टू शेयर ऑफ द कंपनी टू गिवन, more emphasis was given to the share of the company in the market and in search of modern procedures। इस पे फोकस किया गया, शेयर्स पे फोकस किया गया कंपनी के, और सर्च किए गए मॉडर्न प्रोसीजर, दूसरी चीज़ें सोची गई मॉडर्न चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ लॉन्ग टाइम लेबर डिस्प्यूट वॉज सॉल्व बाय टेकिंग अ बैलेंस डिसीजन, और एक लंबे टाइम बाद कुछ लेबर का जो डिस्प्यूट चल रहा था वो भी रिजॉल्व किया गया। टेल वेदर मिस्टर सॉल्यूशन इज एट फॉल्ट, क्या मिस्टर सॉल्यूशन फॉल्ट में है? इफ़ यस, वेयर डज द फॉल्ट लाई, और कहाँ पर है अगर है तो? हाउ कैन द मिस्टेक बी अमेंडेड, कैसे मिस्टेक को इम्प्रूव किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है? सो पहला, यस ऑफ कोर्स मिस्टर सॉल्यूशन इज एट फॉल्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बिकॉज ही इज़ अवॉइडिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, देयर इज़ नीड ऑफ री थिंकिंग ऑन टू इशूज़, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव को अवॉइड कर रहे हैं, जो कि उन्होंने डिसीजन लिया था कि अमाउंट गिवन एनुअली टू द एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फिर बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, तो इस पर उन्हें रीथिंक करने की ज़रूरत है जो उन्होंने चैरिटी देने के लिए सोचा था। दूसरा, उन्होंने जो केमिकल प्लांट है वो एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में शिफ्ट किया है, सेटअप किया है, तो ये दोनों ही चीज़ों पे उन्हें रीथिंक करने की नीड है। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर प्रॉब्लम इज़ वर्किंग एट द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर इन सुरभि टेलीकॉम लिमिटेड। मिस्टर प्रॉब्लम है, वर्क करते हैं सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे सुरभि टेलीकॉम लिमिटेड में। लास्ट ईयर द टारगेटेड सेल इंक्रीज्ड टू 20,000 यूनिट्स फ्रॉम अर्लियर टारगेट ऑफ 18,000 यूनिट्स। लास्ट ईयर उनकी जो यूनिट थी वो 2,000 बढ़ा दी गई, 18,000 थी उससे 20,000 कर दी गई। ही अचीव दिस वेरी इजीली, और उन्होंने इस टारगेट को बहुत ही अच्छे से अचीव कर लिया। अब उन्हें इसे अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस ही इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट टू ऑलमोस्ट डबल द प्रीवियस अमाउंट। अब उन्होंने इसको अचीव करने के लिए एक्सपेंडिचर किस पे बढ़ा दिया? एडवर्टाइजमेंट पे, डबल कर दिए। जो पहले जो वो एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा उन्होंने लगाया। सो डिड सेल्स मैनेजर परफॉर्म हिज ड्यूटी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, क्या ये जो मैनेजर हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं? अगर आपको पता हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या डिफरेंस होता है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आंसर दे पाएंगे कि वो एफिशिएंट, इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। वाई? क्योंकि एफिशिएंट वो तभी होते हैं जब वो कॉस्ट भी हाई नहीं रखते एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया। तो उन्होंने अपनी जॉब तो कंप्लीट की, सेल्स तो उन्होंने बढ़ा दी, बट उन्होंने वहीं के वहीं एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसा लगाया। सो द मिस्टर प्रॉब्लम इज़ इफेक्टिव एज ही गेट्स हिज जॉब डन बट नॉट एफिशिएंट एज द जॉब इज़ डन एट अ वेरी हाई कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, is there any difference in planning, organizing, staffing, directing and controlling of various organizations such as a school, club, restaurant and a steel plant? To which characteristics of management is this case related? आपको एक तो ये बताना है कि क्या इनमें कोई डिफरेंस है। ये जो फंक्शंस हैं प्लानिंग के 5 फंक्शंस, अगर ये स्कूल में अप्लाई किए जाएँ या किसी क्लब में या रेस्टोरेंट में या किसी भी प्लांट में या कंपनी में, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस होगा इनके एप्लीकेशन में? और फिर एक क्वेश्चन है, टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इन दिस केस रिलेटेड, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट का इससे रिलेटेड है? सो नो, देयर इज़ नो डिफरेंस एज फार एज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। सेम फंक्शंस इन एवरीवेयर अप्लाइड, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। तो फर्स्ट आंसर तो ये है। अब ये किससे रिलेटेड है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्कूल हो, क्लब हो, रेस्टोरेंट हो या स्टील प्लांट हो, सब में ये एक जैसे ही एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स द मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर फिट हो रहा है। नाउ इट इज़ क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ केस स्टडी, XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas। अब रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे XYZ का पावर लिमिटेड कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम सोलर लैंटर्न्स सेल किए जाएँ।
So the revenue earned by the company was the revenue earned by the company was sufficient day by day, so the company decided to increase the production to generate higher sales. अब कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो उन्हें रिटर्न मिल रहा है, जो वो अर्न कर रहे हैं, वो सफिशिएंट है, डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रहा है, तो वो अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना चाहेंगे, अपना सेल्स भी इंक्रीज़ करना चाहेंगे. फॉर दिस दे डिसाइड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस एज अ वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर अवेलेबल इन दैट एरिया. अब उन्होंने सोचा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑफकोर्स सी बात है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉय भी कर सकते हैं वो पीपल्स, तो उन्होंने वहीं पास के एरिए से सोचा कि लोगों को एम्प्लॉय किया जाए. सो द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल एंड क्रीचेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़. अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने सोचा कि स्कूल्स भी ओपन किए जाएँ, क्रीचेस यानी जो छोटे बच्चों का पालन घर होता है इस टाइप से, वो भी ओपन किया जाए. सो अब आपको क्या क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव. अब यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो रहा है वो बताना है और एक्सप्लेन करना है. स्टेट एनी 2 वैल्यूज़ विच कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू सोसाइटी. ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जो कंपनी सोसाइटी को दे रही है. सो फर्स्ट इज़, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफ़िल हो रहे हैं. एक है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स मीन्स जो भी उससे जुड़े लोग होते हैं, डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, जो भी कंपनी से जुड़े हुए लोग रहते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि हम ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और साथ में जो इंटरेस्ट है स्टेक होल्डर का वो भी कंसीडर कर रहे हैं. सो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए अगर आप तो एम्प्लॉय पीपल्स जो है, जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी, ह्यूमन यूटिलाइजेशन हो रहा है. सेकेंड, आपका फिज़िकल जो रिसोर्सेज हैं उस एरिया की वो भी यूज़ हो रही हैं. तो इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो ऑफकोर्स सी बात है कि कंप्लीट हो ही रहा है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो. इट रेफर्स टू द refers to the consideration of the interest of the society during managerial activities. अब यहाँ पे जो सोसाइटी का इंटरेस्ट भी देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका सोशल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो, क्योंकि वहाँ अगर हम देखें तो जो वैल्यूज़ हैं, जो सोसाइटी की ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह से कंप्लीट हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, उस रीजन को डेवलप किया जा रहा है. सो वैसे ही यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है कंपनी, वो ये कर रहा है कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप आके यहाँ वर्क करो. डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन जो है बैकवर्ड है उसको डेवलप कर रहा है. So now I hope these questions are clear to you. Now next is value based questions, new value based questions. This is related to the second chapter, second topic, that is management as a art, as a science or a profession. So now start. Ms. Bharti passed her MBBS examination in the first division in 2010. Later on in the year 2013, she passed her MS examination as an eye specialist. She was awarded a gold medal in this examination. After completing her studies, she joined a big hospital as an eye surgeon. She is performing 10 operations successfully every day. चलिए, अब इन्होंने MBBS किया, फिर MS किया, आई स्पेशलिस्ट बनी है और उसके बाद इन्हें गोल्ड मेडल मिला, एग्जामिनेशन में अवार्ड मिला इन्हें. फिर इन्होंने एक बड़ा सा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया और आई सर्जियन बन गई. आई सर्जियन तो है ही, तो उन्होंने एज ए आई सर्जियन ही ज्वाइन किया. शी इज़ परफॉर्मिंग 10 ऑपरेशन सक्सेसफुली एवरी डे, मतलब वो डेली 10 ऑपरेशन सक्सेसफुली एवरी डे कर रही हैं. नाउ टेल व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मिस भारतीज अबाउ एक्सपीरियंस इज़ अ साइंस एंड व्हाट एस्पेक्ट इज़ एन आर्ट. अब आपको बताना है कि इसमें जो उनका एक्सपीरियंस है एज ए साइंस किस एस्पेक्ट में और एज एन आर्ट किस एस्पेक्ट में है. तो अगर हम ध्यान दें तो MBBS जो उन्होंने किया है वो जो है थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो कि साइंस है, जो कि लिखा गया है और वो उन्होंने उसे पढ़ा है. अब MS इज़ साइंस
ओके, MBBS एंड MS इज साइंस, क्योंकि उन्होंने उसकी स्टडी की है, डिग्री ली है. नाउ वर्किंग एज एन आई सर्जन इज एन आर्ट. अब वो जो वर्क कर रही, प्रैक्टिकली कर रही ना, अब उन्होंने थ्योरेटिकल कर लिया, अब डिग्री ले ली, अब उन्हें वो चीज़ प्रैक्टिकली करनी है. क्या करना है उन्हें? आई सर्जियन का वर्क करना है, और जो कि एक आर्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स क्या होता है? आर्ट होता है, और जो हम थ्योरी करते हैं वो साइंस है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ Mr. Amol Khan passed his BSc non-medical examination in the year 2014. After this, he successfully ran the business of his father. उन्होंने BSc किया नॉन मेडिकल एग्ज़ाम 2014 में, और उसके बाद उन्होंने अपने फादर का बिजनेस टेक ओवर किया. Suddenly he thought of seeking employment. He got the job of a finance manager in a company on the basis of his knowledge, experience, proficiency